नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद अर्चना की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। कहानी का उन्वान है बाबूजी की चिट्ठी। लेखक आपके जाने पहचाने हैं श्री सुरेंद्र कुमार, जो भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के भूतपूर्व अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद सलाहकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में कार्यरत हैं। प्रस्तुत है श्री सुरेंद्र कुमार जी की लिखी कहानी बाबूजी की चिट्ठी। एक दौर था जब चिट्ठियाँ और उसके वाहक डाकिया यानी पोस्टमैन जिंदगी में अहम भूमिका निभाते थे। मटमैला पोस्टकार्ड, नीले अंतर्देशीय तरह तरह की डाक टिकटों वाले लिफाफे और कभी कभार मनी ऑर्डर से भरा झोला लटकाए खाकी वर्दीधारी डाकिया जब गांव की गलियों से गुजरता था तो लोगों में एक जिज्ञासा की लहर दौड़ जाती। अधिकांश नज़रों को मालूम था कि डाकिये के पास उनके लिए तो कुछ नहीं है, परिवार वाले तो सब यही हैं, फिर चिट्ठी कौन भेजेगा। लेकिन फिर भी जिस दरवाजे पर डाकिया रुकता, पड़ोसियों की दर्जन भर नजरें उधर टिक जाती। कोई भी खबर व्यक्तिगत कम और सामाजिक ज़्यादा होती थी। प्राइवेट स्पेस और प्राइवेसी जैसे शब्द अभी तक जनजीवन का हिस्सा नहीं बने थे। पति पत्नी के बीच प्रेमालाप और पत्राचार पोस्टकार्ड पर भी होता था और कोई इसे अन्यथा लेता भी नहीं था। चिट्ठियों का एक अलग संसार होता है और हर एक का अनूठा जीवन चक्र। कुछ चिट्ठियाँ देर से ही सही लेकिन आ जाती हैं, तो कुछ कभी मिलती ही नहीं थी। नहीं, मिलने वाले पत्रों के बारे में ऐसा नहीं है कि डाक विभाग ही सदैव दोषी हो। उसमें ऐसी चिट्ठियाँ भी शुमार हैं जो कभी लिखी ही नहीं गईं। जैसे सरसतिया एक पत्री की आस में रोज डाकिये का इंतजार करती है और छूटते ही पूछती है, डाक बाबू आज हमर कोई चिट्ठी अलै कि नहीं। सरसतिया के आदमी को सीमा पर शहीद हुए एक दशक होने को है, लेकिन उसे इसका इल्म नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं। कहती है, हमर छोटू के बाबूजी बोल के गले नाल कि जंग तो कुछ दिन चलता ही, युद्ध जीत के हम वापस जरूर आवे। हमरा से कहियो झूठ नहीं बोला कि नहीं, आज तक जरूर थे न एक दिन। ये वाकया कुछ ज्यादा ही दुखदाई है। चलिए दूसरा सुनाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का। मेरे एक सहपाठी थे जिनके साथ चंद महीनों के लिए मुझे कमरा साझा करना पड़ा था। डाकिये को देखते ही उनकी बाछी खिल जाती थी। पूछता, चाचा जी मेरा कोई खत है क्या। डाकिया रोज की तरह जवाब दोहराता, नहीं बेटा, कोई चिट्ठी नहीं है तुम्हारी। मेरे मित्र का मुंह कुछ देर के लिए लटक जाता, फिर रूम में आकर चौकी पर लेट जाता और घंटों छत से चिपकी छिपकली को एक टक निहारता रहता। एक दिन मैंने पूछा, भाई किसके खत का इंतजार रहता है तुम्हें, घर से या कोई और मामला है, कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं। मित्र ने कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान से मेरी ओर देखा। देख तो मुझे रहा था लेकिन दृष्टि कहीं और थी। मैंने फिर कहा, अरे बताओ तो सही, बात क्या है। सहपाठी ने त्योरी चढ़ाते हुए फुफकारा, तुम ठहरे किताबी कीड़ा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अलावा तुमको आता क्या है। ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर की हैं। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी आएंगे और धकिया कर गांव ले जाएंगे, फिर गाय बैल चराते रहना वहां। यदि फटकार में सच्चाई हो तो दिल तो दहल जाता ही है। सहपाठी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन झिड़की खाकर मैं थोड़ा हीन भाव से ग्रस्त हो गया और मेरा मित्र
दर्प भाव से दीवार से लटके आईने में झांकते हुए अपनी जुल्फों को संवारने लगा। वो गुनगुना भी रहा था, मेरे सपनों की रानी कभी। मैंने भी इस बात को विराम देना ही उचित समझा। अधिक छेड़ने से पंचशील के सिद्धांत अर्थात शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर खतरे की आशंका थी। फिर रूम भी उसी का था। मुझे तो सिर्फ अपना ठिकाना मिलने तक वहां रहना था। उससे कोई बेवजह तर्क करके रूम से असमय बेदखल होने में कोई बुद्धिमानी नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मूसलाधार बारिश से आतंकित होकर एक करैत सांप खिड़की की तरफ से कमरे में घुस आया। मित्र कहीं बाहर गया था। अकेला मैं डर और घबराहट के मारे कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाहर रहने के बाद पड़ोसी से एक बांस की लाठी मांग लाया और दिलो दिमाग पर काबू कर हिम्मत करके कमरे में अचानक आए आक्रांता से निपटने के लिए घुस पड़ा। छोटे से कमरे में सांप को छुपने के लिए कुछ ज्यादा दायरा नहीं था, लेकिन सांप का कुछ पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान। सारे सामान को खिसकाकर देखा, लेकिन सांप न जाने कहाँ छूमंतर हो गया था। सबसे अंत में मैंने मित्र की चौकी पर बिछे तोशक को उलटना शुरू किया तो सांप तो नहीं मिला, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर के नीचे खतों का अंबार लगा था, सैकड़ों पन्ने। सारे पत्र किसी प्रिया को समर्पित और संबोधित थे। कुछ पत्रों को जल्दीबाजी में सरसरी निगाह से पढ़ डाला। सारे खत समर्पण, प्रेम भाव और प्रेम याचना से भरे पड़े थे। शेरो शायरी का भी यथोचित प्रयोग किया गया था। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि इन्हीं पत्रों को शायद प्रेम पत्र कहा जाता है, लेकिन मेरे मित्र को इन प्रेम पत्रों को डाक में डालने की हिम्मत शायद नहीं हो पाई थी। फलतः सारे खत प्रिया की कोमल उंगलियों से वंचित रहे और बिस्तर के नीचे कुलबुला रहे थे। सारे खत मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगे और कुछ तो हवाओं का सहारा लेकर कमरे में इधर उधर बिखर गए। फिर जब याद आया कि ये तो मित्र की निजता पर मेरा अवांछनीय आक्रमण है, तो मैंने एक तरफा दिली प्रेम के गवाह बने इन पत्रों को यथावत रखकर बिस्तर के नीचे फिर से कैद कर दिया। लेकिन वह बात समझ में आ गई जिसके लिए मेरे मित्र ने मुझे फटकारा था। जब भी डाकिया आता था तो मेरे मित्र को एक जवाबी खत का इंतजार रहता था। उस खत का जवाब जो उसके तोशक के नीचे दम तोड़ रहा होता है। जब तक गांव के स्कूल में पढ़ता था तब तक मुझे खत लिखने पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही हिंदी कक्षा में सिखाए गए पत्र लेखन का व्यावहारिक उपयोग मेरे जीवन में शुरू हुआ। बाबूजी 1920 के दशक में चौथी पास थे। वे सिर्फ कैथी लिखना जानते थे और देवनागरी पढ़ना। 2 से 30 तक गणित के सारे पहाड़े याद थे। ऊपर से सवाई और डेढ़ा भी जानते थे। मतलब कि 2 अंकों की किसी संख्या को सवा यानी 1 और चौथाई और डेढ़ 1 और आधा से गुना कर सकते थे, बिना किसी कागज और कलम के। अंक गणित में उनकी इस महारत का सिक्का सब मानते थे, लेकिन मैं न तो कैथी पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था। बाबूजी की दृष्टि से देखा जाए तो मैं निरक्षर ही था। फिर भी हम लोगों के बीच पत्राचार का दौर उनके अंतिम समय तक निर्बाध चलता रहा। मैंने भी समय के साथ साथ कैथी के अक्षरों से काम चलाऊ परिचय हासिल कर लिया था। बमुश्किल वो मेरी देवनागरी पढ़ते रहे और मैं उनकी कैथी। तकरीबन हर एक 15 दिनों पर उनकी चिट्ठी मुझे ढूंढ ही लेती थी। गांव के खेत खलिहान, जन्म मृत्यु, सुख दुख की खबरें मिल जाया करती थी। वैसे तो बाबूजी का खत एक पन्ने का ही हुआ करता था, लेकिन एक बार खत थोड़ा ज़्यादा खिंच गया था और उन्हें एक पन्ने का इजाफा करना पड़ा था। इस चिट्ठी में
उन्होंने ढोलकिया बिरजभान की बेटी फूलमती की शादी का जिक्र थोड़ा तफसील से किया था। फूलमती जवानी की दहलीज पार कर चुकी थी और स्वभाव से चंचल थी। आते जाते लोगों से बातें करना और बात बात में खिलखिलाना उसकी आदतों में शुमार था। गांव घर के माहौल में जब कोई शख्सियत ऐसी हो तो इर्द गिर्द कहानियां बनी जाती हैं और इन रोचक कथाओं की मादक सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। जाहिर है कि मनचले युवक फूलमती के घर के आसपास मंडराते रहते थे। मेरी मित्र मंडली के अधिकांश सदस्य भी यौवन के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। वे भी यदा कदा उसके घर के आसपास डोलते थे। फूलमती तो शायद मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन यारी दोस्ती में मैं भी कभी कभार उन लोगों के साथ हुआ करता था। बाबूजी ने लिखा था फूलमती का ब्याह हो गया बगल के ही गांव में। बारात में 100 से ऊपर लोग आए थे। मर्याद भी रखा गया था। फूलमती का पति नामी पहलवान है। पूरे इलाके में उसे हराने वाला कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि बाबूजी मुझे सूचना दे रहे हैं या चेतावनी, लेकिन पत्र पढ़कर मैं मुस्कुराने लगा था और सोच रहा था, बाप न जाने कैसे कैसे संभावित और असंभावित खतरों से बेटे को आगाह करता रहता है। एक बार मुझे लगा कि बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं आई है बाबूजी से। पिछली चिट्ठी में माँ की तबीयत खराब होने का जिक्र किया था उन्होंने, पर साथ ही लिखा था कि चिंता की कोई बात नहीं, मामूली सर्दी बुखारी तो है। लेकिन अनहोनी की आशंका से मन बेचैन हो गया। फिजिक्स की क्लास में उदास और चिंतित सा मैं बैठा हुआ था। प्रोफेसर अख्तर आज थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के बारे में अपने चिर परिचित आकर्षक अंदाज में पूरी क्लास को बांधे हुए थे। कह रहे थे, दुनिया में सिर्फ वही घटनाएं घटित होती हैं जिससे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर या अव्यवस्था बढ़े। मुट्ठी में भरा अनाज जमीन पर गिरता है तो बिखर जाता है, यानी अव्यवस्थित हो जाता है। कभी किसी ने देखा है कि बिखरा हुआ अनाज अपने आप किसी की मुट्ठी में चला आए? प्रोफेसर ने सवाल दाग कर छात्रों की तरफ देखा तो सभी ने एक कंठ से कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि इससे थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम का उल्लंघन होता है। प्रोफेसर विज्ञान के एक जटिल नियम को सरलता से हमारे दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक बात पर उन्हें शेर कहने की आदत थी। दुनिया के बढ़ते एंट्रोपी को लक्ष्य करके उन्होंने असरार उल हक मजाज को उद्धृत करते हुए कहा, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेच व खम नहीं है। सारे छात्र हंसने लगे और छात्राएं शर्मा गईं। लेकिन मुझे न तो हंसी आ रही थी न कोई मज़ा। मेरा दिमाग बाबूजी की नहीं आई हुई चिट्ठी और माँ की तबीयत पर ही ज़्यादा केंद्रित था। सोच रहा था कि कल तो कॉलेज की छुट्टी है, सुबह की ट्रेन से गांव जाकर हालचाल लेना अच्छा रहेगा। इस सोच से मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। उसी समय मुझे बगल के सड़क पर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है और फिर से क्लास पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन 1-2 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ और भी तेज थी और साफ साफ लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि बाबूजी की आवाज़ थी। दरअसल बाबूजी का स्वर तंत्र असाधारण रूप से शक्तिशाली था। अगली आवाज़ जब फिर सुनाई पड़ी तो सारा संदेह जाता रहा। बाबूजी ही थे। मन उद्विग्न हो उठा। अनिष्ट की आशंका से दिल की धड़कन बढ़ गई। हड़बड़ी में उठकर कक्षा से बाहर जाने लगा तो प्रोफेसर ने टोका, मेरा कोई लिहाज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुदरती नियमों की अनदेखी ठीक नहीं बरखुदार। थर्मोडायनामिक्स के इस दूसरे नियम से कोई नहीं बचा है। आप कहाँ चले? वही करने जा रहा हूँ सर, एंट्रोपी बढ़ाने, मैंने पलटते हुए अपनी कानी उंगली दिखाते हुए कहा।
जब दो नेचुरल लॉ एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखे तो समझ लेना चाहिए एक तो गलत है। प्रोफेसर साहब पढ़ा भी रहे थे और मेरे झूठ का पर्दाफाश भी कर रहे थे। नायाब तरीका था उनका। बाबूजी जून की दोपहरी की गर्मी से त्रस्त क्लासरूम के बाहर सड़क किनारे जो अशोक का पेड़ था उसकी छाया में खड़े थे, पसीने से लथपथ। दाहिने हाथ में उनकी चिर परिचित लाठी और बाएं हाथ से लटकता हुआ एक थैला देखकर तुरंत समझ गया कि ये सब माँ के द्वारा भेजा खाद्य पदार्थ है। जाहिर है बाबूजी कोई बुरी खबर तो नहीं लाए हैं। मुझ पर नजर पड़ते ही उनका चिंता, पसीने और थकान से मुरझाया हुआ चेहरा एकदम खिल उठा। चरण स्पर्श कर मैंने थैला उनके हाथ से ले लिया और हम साथ साथ छात्रावास की तरफ चलने लगे। छूटते ही मैंने माँ की तबीयत के बारे में पूछा। बड़ी चिंता है माँ की, मेरे बारे में तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये नहीं कि कभी कभार एक आध चिट्ठी पत्री भेजकर हालचाल ले लें। माँ अब ठीक है, बाबूजी ने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए सूचित किया। फिर हम लोग चुपचाप चलते रहे। रास्ते भर सोचता रहा, बाबूजी के पास मेरा पता तो होगा ही। मैंने खुद कई कोरे लिफाफों पर अपना पता देवनागरी में लिखकर घर पर छोड़ दिया था। उन्हीं लिफाफों में कैथी में लिखी उनकी चिट्ठी मुझे मिलती थी। फिर इस तरह कॉलेज में आकर जोर जोर से आवाज लगाकर मुझे ढूंढने की वजह क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरे किसी सहपाठी या शिक्षक ने देखा नहीं तो वे क्या सोचते। ये सोच कर ही मैं स्वतः लज्जा से गड़ा जा रहा था। बाबूजी, आपको तो सीधे छात्रावास आना चाहिए था। आप बेकार इस धूप में अपने आप को कष्ट दे रहे थे। देर सवेर तो मैं आ ही जाता। मैंने बाबूजी के दिमाग की टोल लेनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था। पता लिखा हुआ सारा लिफाफा मैंने बथान पर एक ताखे पर रखा था। एक दिन जोर से रात में आंधी आई थी। लगता है सारे लिफाफे वहां से उड़ गए और पता मुझे याद नहीं था, बाबूजी ने कहा। लेकिन तुम मुझे स्टेशन क्यों नहीं लेने आए? मैंने तो लिखा था कि दोपहर वाली एक्सप्रेस से आऊंगा, बाबूजी ने पूछा। लेकिन मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली, मैंने कहा। चिट्ठी भेजे हुए तो पखवाड़ा होने को आया, बाबूजी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोले। हॉस्टल पहुंचकर घड़े से पानी निकालकर बाबूजी को ठंडा पानी दिया ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खोला तो देखा डाकिया खड़ा है, हाथ में एक लिफाफा लिए। लगता है ये पत्र आपका है, डाकिये ने लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था और बतौर पता पटना विश्वविद्यालय पटना 6 लिखा था। मैंने बाबूजी की तरफ मुखातिब होकर कहा, आप बताइए इस पते से मुझे चिट्ठी कैसे मिलेगी? मैं कोई जवाहरलाल नेहरू हूं कि कोई लिख दे नेहरू जी दिल्ली और पत्र उन्हें मिल जाए? मुझे जितना याद था उतना मैंने वहां के डाक बाबू से कहकर लिखवाया। मैंने तो विश्वविद्यालय के नाम के अलावे पटना 6 भी लिखवाया, और क्या लिखता? और फिर तुम्हारे हाथ में चिट्ठी है कि नहीं? कैसे मिलेगा? हमसे बहस करता है, बाबूजी ने डांटते हुए कहा। डाकिया जो पिता पुत्र संवाद को बड़े गौर से सुन रहा था और हैरत से बाबूजी को देख रहा था, बोला, वैसे तो पता नाकाफी था, लेकिन चूंकि इनको पत्र नियमित रूप से आते हैं, मुझे नाम से अंदाजा हो गया था कि हो न हो ये चिट्ठी आपके पुत्र की ही है। कई दिन इस पत्र को लेकर मैं यहाँ आया था, लेकिन रूम बंद मिलता था। पता अधूरा था, इसलिए इसे बिना पूछताछ के छोड़ भी नहीं सकता था। आज ही मौका मिला, लेकिन तब तक आप खुद ही आ गए। बाबूजी ने डाकिये से कहा, आप अंदर आइए ना, बहुत परेशान लग रहे हैं, थोड़ा सुस्ता लीजिए, बहुत गर्मी है बाहर, थोड़ा पानी पी लीजिए। डाकिया थोड़ा सकशाते हुए अंदर आया। बाबूजी ने थैले से खोए का एक पेड़ा निकालकर उनकी ओर बढ़ाया और कहा, लीजिए, थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए, फिर पानी पीजिएगा। डाकिया कृतज्ञ भाव से माँ के हाथों बनाए पेड़े का रसा स्वादन करने लगा। बाबूजी ने डाकिये से कहा, डाक बाबू,
हमको ये बताइए, पटना कितने हैं? ये तो पटना 6 है, और कितने पटना है? डाकिये ने बड़े अदब से, बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा, बाबूजी, सबका अपना अपना पटना है। ये पटना मेरी जिंदगी का खेवनहार है, आपके पुत्र के लिए सपनों का संसार है, और आपके लिए आशा की एक किरण। पता नहीं बाबूजी कितने पटना है। बाबूजी शाम की गाड़ी से जा चुके थे और मैं उनकी कैथी में लिखी चिट्ठी को यत्नपूर्वक पढ़ने की कोशिश कर रहा था। प्रिय पुत्र, बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा इकबाल बनाए रखे। यहाँ का सब समाचार ठीक है। माँ की तबीयत ठीक है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। बैंक से जो कर्जा लिया था उसका पिछला 3 किस्त चुका नहीं पाया। बैंक वाले लोग आए थे और पानी का पंप उठाकर ले गए। मुझे भी गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, लेकिन मुखिया जी ने बचा लिया। पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, इसलिए धान की पैदावार नहीं के बराबर हुई थी और रबी फसल भी असमय हुए बरसात में खराब हो गई। कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है। देवेंद्र सिंह भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, 1 पैसा उधार देने को तैयार नहीं। लेकिन घबराना नहीं, तुम सब भाइयों को सिर्फ पढ़ाई करनी है। सोच रहे हैं कि हेठ बहियार का 4 कट्ठा जमीन बेच दें तो साल भर का तुम लोगों का खर्चा निकल आएगा। लेकिन कोई सही दाम देने को तैयार नहीं। मजबूरी का फायदा उठाने के लिए सब घात लगाए बैठे। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। 15 तारीख को अपर इंडिया एक्सप्रेस से आऊँगा। पटना जंक्शन आ जाना, फिर विस्तार से बात हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने दीवार से टंगे कैलेंडर पर नजर डाली। आज 15 तारीख ही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करिएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए। फिर मिलेंगे अर्चना की बैठक में एक नई कहानी के साथ। तब तक अर्चना का प्यार भरा नमस्कार।